हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर के प्रश्नोत्तर। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुचयनात्मक, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे निबंधात्मक व मानचित्र संबंधी प्रश्नों का। तो बच्चों, उठा लीजिए अपने बुक, नोटबुक और पेन और साथ में रिक्त राजनीतिक विश्व मानचित्र, ताकि आपको इन प्रश्नों को करने में आसानी हो। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। ये हमारा निबंधात्मक प्रश्न है और प्रश्न संख्या है 22। ठीक है बच्चों, हमारा प्रश्न है एस्किमो जनजाति पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर सेकंड चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो एस्किमो, बुशमैन, भील या फिर गोंड जनजाति से संबंधित हो। इन चारों में से कोई ना कोई जनजाति प्राय यानी कि हर वर्ष ही पूछी जाती है। तो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। आप इसे नोट करेंगे और इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। 4-4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, क्या है हमारा प्रश्न, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एस्किमो जनजाति पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। बच्चों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर भी उतना ही बड़ा है, लेकिन सरल है। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बच्चों, इसका एक तरीका है कि सबसे पहले जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को लिखना शुरू करें तो उसका एक इस प्रकार से एक इंट्रोडक्शन दें, एक चार्ट बनाएं कि किस प्रकार से हम किन किन बिंदुओं के अंतर्गत इसका वर्णन करने वाले हैं, ताकि परीक्षक को ये पता चल जाए कि जो विद्यार्थी है वो इतने सारे बिंदुओं को समावेशित करते हुए अपना उत्तर लिखेगा। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है हमारा, शारीरिक संगठन। यानी कि जो हम एस्किमो की बात करेंगे, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एस्किमो भी हो सकता है, यह बुशमैन भी हो सकता है, ये गोंड भी हो सकता है और ये भील भी हो सकता है। लेकिन आपके जो मुख्य बिंदु होंगे वो क्या रहेंगे, इस प्रकार से रहेंगे और इसके अंतर्गत आप उत्तरों को इन जनजातियों के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, शारीरिक संगठन। यानी हम एस्किमो के शारीरिक संगठन के बारे में बात करेंगे, इनके स्वभाव के बारे में बात करेंगे और इनके निवास क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे कि इनका निवास क्षेत्र क्या है। अगला बिंदु है सामाजिक दशा और इसके अंतर्गत हम 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, खान पान, वस्त्र, मकान और सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूप। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु होगा हमारा आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ, जिसमें हम बात करेंगे आखेट की और यंत्र व उपकरणों की। बच्चों, अगला बिंदु है वातावरण समायोजन, कि किस प्रकार से एस्किमो ने इतनी ज़्यादा शीत परिस्थितियों में भी, आर्कटिक क्षेत्रों में भी, उच्च अक्षांशों में, बहुत सारे नाम हैं एक ही क्षेत्र के, किस प्रकार से वातावरण से समायोजन कर लिया है। और अगला बिंदु होगा कि वर्तमान परिदृश्य में एस्किमो जनजाति की क्या स्थिति है, क्या यह जनजाति आधुनिक सभ्यताओं के संपर्क में आ रही है या नहीं आ रही है। तो बच्चों, लिखना शुरू करेंगे इसी चार्ट के साथ में। बच्चों, यहाँ पर ही मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि जहाँ कहीं भी आपको उत्तर लिखना हो, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना उत्तर लिखना शुरू कीजिए और उसके बाद वीडियो को फिर से शुरू कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका पहला बिंदु। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिचय की, कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है। बच्चों, याद है ना आपको, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेश में रहने वाला। तो लिखना शुरू करें। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में होता है। यह जनजाति विश्व की एक प्राचीन जनजाति है। यह जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। बच्चों, हमने मानव प्रजाति का वर्गीकरण पढ़ा था और उसके अंतर्गत देखा था 3 प्रजातियों के बारे में, कॉकेशॉइड, मंगोलाइड और निग्रोइड्स। तो एस्किमो का संबंध किससे है, मंगोल प्रजाति से संबंध है।
एस्किमो जनजाति को हम बहुत सारे बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसमें से पहला बिंदु है शारीरिक संगठन। लिखे इसके बारे में। एस्किमो जनजाति के लोगों का चेहरा सपाट व चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए, बाल भद्दे व काले, कद मध्यम, नाक चपटी, आंखें गहरी, कत्थई व तिरछी होती है। इनका शरीर हष्ट-पुष्ट व मांसल होता है। ठीक है बच्चों। अगला बिंदु है इनके स्वभाव के बारे में। बच्चों ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं और तो और ये बहुत ज़्यादा त्याग और बलिदान की मूर्ति भी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर भोजन की कमी हो जाती है तो बुजुर्ग लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो लिखेंगे इन लोगों का स्वभाव सरल होता है, ये हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, ये अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये है इनका निवास क्षेत्र। देखिए बच्चों, ये जो आपको चेक्स वाला बॉर्डर दिख रहा है, ये सब क्या है? एस्किमो के निवास क्षेत्र हैं। और ये कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? उच्च अक्षांश। इनको हम उच्च अक्षांश कहते हैं। और यदि हम क्षेत्र की बात करें तो यह अलास्का क्षेत्र, यह कनाडा का क्षेत्र, ये ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और उत्तरी पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, लिखे निवास क्षेत्र के बारे में। एस्किमो जनजाति के लोग आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं। यह हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न था। ठीक है बच्चों, ये अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक फैले हुए हैं। ये देखिए बच्चों, इस क्षेत्र को हम कहते हैं अलास्का और इस क्षेत्र को कहते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य। क्या कहा हमने इसे? बेरिंग जल डमरू मध्य। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ बच्चों, उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में क्या कहा जाएगा इनको? इनका जो मूल नाम है एस्किमो के नाम से ही जाना जाता है। उसी प्रकार बच्चों, स्कैंडिनेविया में लैप्स कहते हैं और उत्तरी साइबेरिया में, ये देखिए बच्चों, ये है स्कैंडिनेविया, यहाँ पर इन्हें लैप्स कहा जाता है। और ये जो उत्तरी साइबेरिया है, यहाँ पर इनके 3 नाम हैं। उनमें से पहला नाम है सेमॉइड्स। ठीक है बच्चों, लिखेंगे इसे सेमॉइड्स, याकूत व चकची और तुंग नाम, यानी कि 4 नाम यहाँ पर आ गए हैं। उत्तरी साइबेरिया का जो क्षेत्र है उसका विस्तार आप देख सकते हो, बहुत बड़ा है और इतने बड़े क्षेत्र में इनके 4 नाम आ गए हैं, सेमॉइड्स, याकूत, चकची व तुंग। ये कठोर जलवायु क्षेत्रों के निवासी हैं, क्योंकि बच्चों आप जानते हो ये कैसी परिस्थितियों में रहते हैं। वर्ष के बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब यहाँ पर उजाला होता है और सूर्य की रोशनी इनको दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे इनके खान पान की। बच्चों, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला। तो एस्किमो क्या खाते हैं? कच्चा मांस खाते हैं, विभिन्न जीव जंतुओं का, और इसमें ज़्यादातर जलीय जीवों का समावेश होता है। तो लिखेंगे इनके खान पान के बारे में। एस्किमो लोगों द्वारा कच्चे मांस का प्रयोग किया जाता है। इनके भोजन में सील, व्हेल मछली, सी लॉयन, छोटी मछलियाँ, ध्रुवीय भालू, खरगोश, लोमड़ी और वालरस नामक जीवों के मांस का उपयोग किया जाता है। बच्चों देखते हैं अगला बिंदु, पहनावा या वस्त्र। बच्चों, इनका जो वस्त्र होता है वो कैरिबो की खाल से बना होता है। इसके अलावा जो ध्रुवीय भालू हैं उनके फर से, यानी कि उनका जो समूर होता है उससे भी इनके वस्त्र बनाए जाते हैं। पुरुष और महिलाएं, इनके जो वस्त्र होते हैं इनमें बहुत समानता होती है और वस्त्रों का निर्माण कौन करता है? स्त्रियां करती है। तो लिखते हैं बच्चों, ये लोग मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से भी इनके वस्त्र बनाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं। वस्त्र स्त्रियों द्वारा बनाए जाते हैं और इनके द्वारा, यहाँ पर आप द्वारा लिखेंगे,
इनके द्वारा जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र पहना जाता है जिसे तिमियाक कहते हैं। बच्चों यहाँ पर एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी बन गया है कि तिमियाक क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि एस्किमो के द्वारा जो जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र पहना जाता है उसे तिमियाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर जो पहने जाने वाला वस्त्र है उसको अनोहक कहते हैं और इनके जूतों को क्या कहते हैं, कार्मिक या मुकुलकस कहते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, इनके मकान और घरों के बारे में बात करते हैं। इनके मकान तो विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसे हम क्या जानते हैं, इग्लू, यानी बर्फ की ईंटों से बने हुए जो मकान होते हैं उन्हें हम इग्लू कहते हैं। और ये इनके वातावरण समायोजन का एक शक्तिशाली प्रबंध बताता है। ठीक है बच्चों, लिखें इनके बारे में। इनके द्वारा बर्फ से बनाए जाने वाले गुंबदाकार मकान को इग्लू कहा जाता है। लकड़ियों व हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। ग्रीष्मकाल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे इनके सामाजिक व सांस्कृतिक स्वरूप के बारे में। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है। इनका समाज पितृवंशीय है, यानी समाज का यानी परिवार का मुखिया कौन है, पुरुष होता है। और इनके द्वारा बहुपत्नी प्रथा की प्रधानता दी जाती है, यानी एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। ये एल्यूट भाषा बोलते हैं और ये अंधविश्वासी होते हैं और जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। बच्चों हम जानते हैं कि जनजातियां कौन से क्रियाकलाप करती है, प्राथमिक क्रियाकलाप करती है। और एस्किमो जनजाति का जो मुख्य कार्य है वो है आखेट। ये कृषि कार्य नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश का अभाव होता है। ज़्यादातर जो वर्ष के महीने होते हैं उनमें वहाँ पर अंधेरा रहता है और उजाले की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो लिखेंगे बच्चों इनके आखेट गतिविधियों के बारे में। इन लोगों का मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप आखेट है। ये शीतकाल व ग्रीष्मकाल में भिन्न भिन्न विधियों से शिकार करते हैं। इनके द्वारा शीतकाल में माऊपाक और इतुरपाक विधि का शिकार किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये सील मछली का शिकार मुख्य रूप से करते हैं। बसंतकालीन आखेट को क्या कहते हैं, उत्तोक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 शब्द आए हैं, माऊपाक, इतुरपाक और उत्तोक। आप चाहें तो एक बार इसके भाग नंबर 2 में इसे फिर से पढ़ सकते हो। इसमें कुत्तों की मदद से मछलियों का शिकार किया जाता है। इनके द्वारा ग्रीष्मकाल में धनुष बाण द्वारा कैरिबो, खरगोश, बतख, चिड़ियों व लोमड़ी का भी शिकार करते हैं। बच्चों आगे बढ़ेंगे, इनके यंत्र और उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। एस्किमो लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के यंत्र व उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त भाले को क्या कहते हैं, हार्पून। पिक्चर देखी थी ना हमने हार्पून की। चमड़े से बनी नाव को उमियाक कहते हैं और शिकार करने वाली काम में आने वाली बिना पहिए की गाड़ी को क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। ये हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न भी था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा बिंदु, वातावरण समायोजन का। सामान्य जीवन की कल्पना से परे कठोर दुर्गम जलवायु में रहने के कारण एस्किमो जनजाति के लोगों में वातावरण समायोजन की अपूर्व दक्षता देखने को मिलती है। बच्चों ये ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर हम तो रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु देखते हैं, वर्तमान परिदृश्य में एस्किमो जनजाति की स्थिति। एस्किमो जनजाति का 1960 के पश्चात बाहरी लोगों से संपर्क बढ़ा है। बच्चों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड में और यूरोप और एशिया के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। और इनके निकटवर्ती क्षेत्रों के लोग जैसे अमेरिका की सरकार, कनाडा की सरकार इन लोगों से संपर्क बढ़ा रही है और इनको बहुत सारी सुविधाएं भी दे रही है। इसीलिए इनका आधुनिक समाज से अब संपर्क बढ़ने लगा है। ये लोग अब शिकार करने के लिए आग्नेय अस्त्रों व बंदूक का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर बदलाव आ रहा है इनके जीवन पर। और कयाक के स्थान पर, कयाक क्या है, एस्किमो द्वारा प्रयोग में की जाने वाली छोटी नाव है कयाक, उसके स्थान पर अब ये मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लगे हैं। और उसी प्रकार स्लेज, स्लेज क्या होता है, पहिए विहीन गाड़ी है जिसे कौन खींचता है, कुत्ते या फिर रेंडियर। अब इनके स्थान पर, स्लेज के स्थान पर किसका उपयोग होने लगा है,
स्नो स्कूटर का प्रयोग होने लगा है। आप लिखेंगे इसको। इनके द्वारा फर, समूर व मछलियों का व्यापार भी किया जाता है। इनके द्वारा फर, समूर व मछलियों का व्यापार भी किया जाने लगा है। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के कारण इनके भरण पोषण के स्तर में परिवर्तन आ रहा है, जिससे कि कनाडा व अलास्का में इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 22वां प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां प्रश्न, जो है भील जनजाति के बारे में। क्या कहता है ये प्रश्न? भील जनजाति के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था व सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन कीजिए। बच्चों, ये 3 बिंदु हैं। एक है निवास क्षेत्र, दूसरा है अर्थव्यवस्था और तीसरा है सामाजिक रीति रिवाज। इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारे पास 5 बिंदु हैं: आखेट, भोजन, वस्त्र, आवास, औजार व बर्तन। तो बच्चों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप भी मेरी तरह एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे पहले बिंदु के बारे में, जो है निवास क्षेत्र। भील जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनके अर्थव्यवस्था व सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन निम्न बिंदुओं के अनुसार किया गया है। देखिए बच्चों, जो भील जनजाति है उनका निवास क्षेत्र क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ, आप देख सकते हो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, यानी ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा ये 4 राज्यों में निवास करते हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। बच्चों, एक खाली भारत का राजनीतिक मानचित्र लेकर बैठिए और उसमें इसे अंकित कीजिए। ठीक है बच्चों, लिखेंगे इसके बारे में। भील दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा 4 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। यदि हम देखें राजस्थान के कौन से जिले हैं, तो वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ व रतलाम जिले, और गुजरात के पंचमहल व वडोदरा में, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले जिलों में इनका विस्तार है। तो बच्चों, ये था इनका निवास क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अब पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था के बारे में। वनों व पहाड़ी प्रदेशों के एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण भीलों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? खाद्य संग्रहण, आखेट और आदिम कृषि। बच्चों, प्रत्येक जनजाति प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है, उसी प्रकार भील जनजाति भी प्राथमिक क्रियाएं ही करती है। ठीक है बच्चों, ये लोग वनों से विशेषकर स्त्रियां क्या कार्य करती है? स्त्रियां कंदमूल, फूल फल और पत्तियां एकत्रित करती है। ये जंगली पशुओं व पक्षियों का शिकार करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां व चारे की फसलें पैदा करते हैं। भेड़ बकरी, गाय भैंस, कुक्कुट का पालन भी करते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं इनकी आखेट क्रियाओं के बारे में। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। पुरुष तालाब से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग क्या कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। बच्चों, 80% जो भील लोग हैं वो कृषि कार्य में ही संलग्न हैं, क्योंकि वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार पशुओं का शिकार करना अब कानूनन अपराध है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे लगभग 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता। हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और मैदानों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कृषि कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भोजन। वर्ष पर्यंत भीलों का मुख्य भोजन मक्का होता है, लेकिन फेस्टिवल्स पर यानी कि उत्सवों और प्रीति भोज के अवसरों पर ये चावल और लापसी बनाते हैं। लापसी किससे बनती है? गुड़ से बनती है। छाछ व आटे को उबालकर लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियां भी अब इनके भोजन में शामिल हो गए हैं। रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भील को क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं और इसके अलावा महुआ से बनी हुई शराब का भी ये सेवन करते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। देश की आज़ादी से पूर्व भीलों के वस्त्र बहुत ही कम हुआ करते थे, यानी ज़्यादातर भाग इनका खुला हुआ रहता था।
लेकिन अब आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने के कारण इनका जो पहनावा है वो बहुत कुछ बदल गया है। तो लिखेंगे इसके बारे में। पुरुष छाल से बनाकर नेकर और स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा या फिर पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती है। लड़के लंगोट पहनते हैं और लड़कियां घाघरा व ओढ़नी पहनती है। भील चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल से बने, देखिए बच्चों, चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल से बने आभूषण पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख व कांच की चूड़ियों से सजाती और संवारती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आवास के बारे में। भीलों के घर बिखरे हुए मिलते हैं। इनके घरों को कू कहा जाता है, यानी जो एक घर होता है उसे क्या कहते हैं? कू कहते हैं। ये प्रायः झोपड़ियों में रहते हैं। इनके घरों का निर्माण घास फूस व खपरेल से किया जाता है। इनके छोटे गांव के समूह को फला और बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे इनके औजार और बर्तनों के बारे में। धनुष, बाण, तलवार व खंजर इनके प्रमुख अस्त्र और शस्त्र हैं। इनके बाण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हरियो और दूसरा होता है रोबदो। तो लिखेंगे बच्चों, अंडरलाइन भी कर लेंगे, एक हरियो और दूसरा है रोबदो। उसी प्रकार बच्चों, पक्षियों को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा इनके पास में होता है जिसे कहते हैं फटकियो। ठीक है, उसे काम में लेते हैं। संपन्न भील, यानी कि वो भील जो अब आर्थिक दृष्टि से अच्छे हो गए हैं, अब बंदूकों का भी उपयोग करने लगे हैं। भीलों के घरों में मिट्टी से बने बर्तन, मक्का पीसने की चक्की और बांस से बना हुआ पालना जरूर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा बिंदु है हमारा, जो कि अंतिम बिंदु भी है, सामाजिक रीति रिवाज। भील अनेक पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में संगठित होते हैं। बच्चों, चारों जनजातियां हमने पढ़ी है और चारों कैसी हैं? पितृसत्तात्मक जनजातियां हैं। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांव में रहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अपना गण चिन्ह होता है। भीलों के समस्त पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और उसी प्रकार मार्गदर्शक को क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती है, यानी वृद्ध पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वो फिर से विवाह कर लेता है, चाहे वह सामान्य विवाह हो या फिर भगाकर लाई गई हो। इसमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। आगे बढ़ते बच्चों, इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है, जो लड़के के पिता को देना होता है। एक प्रथा है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, गोल गाधेड़ो प्रथा। इसके द्वारा कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। ये प्रकृति पूजक है। ये कृषि यंत्रों व उपकरणों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि अधिकांश भील कृषक होते हैं। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है और कुछ लोग नागदेव को भी पूजते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं। बताया है मैंने आपको, प्रत्येक जनजाति कैसी होती है? अंधविश्वासी होती है और भूत प्रेतों में भी विश्वास रखती है और ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे भील जनजाति के कौन कौन से त्योहार हैं। भील जनजाति के दो प्रमुख त्योहार हैं, होली और दीपावली। तो लिख लेंगे, होली व दीपावली इनके महत्वपूर्ण पर्व हैं। उसी प्रकार बच्चों, इनका एक प्रसिद्ध मेला है जिसका नाम है बेणेश्वर मेला। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कहाँ बढ़ता है ये बच्चों? सोम नदी, जाखम नदी और माही नदियों के संगम पर एक स्थान है बेणेश्वर स्थान। और ये स्थान कौन से जिले में है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है बेणेश्वर धाम। और यहीं पर इनका मेला भरता है। कौन कौन सी नदियां हैं? सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी। इन तीनों नदियों का जहाँ संगम होता है, ये पवित्र स्थान कहलाता है बेणेश्वर धाम। और यहीं पर इनका मेला भरता है, बेणेश्वर का मेला। और यहाँ पर ये शिव आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ माह की पूर्णिमा को आता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये जनवरी फरवरी माह में लगता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका निबंधात्मक प्रश्न भी पूरा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम मानचित्र कौशल संबंधी प्रश्नों की ओर। बच्चों, एग्जाम में इसका बहुत महत्व है, इसीलिए आप मेरे साथ एक रिक्त
राजनीतिक विश्व मानचित्र रख लीजिए और मेरे साथ साथ भरते रहिए। बच्चों जो क्वेश्चन है 24 नंबर, वो क्या कह रहा है कि विश्व के मानचित्र में एस्किमो व बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाइए। ठीक है बच्चों, पहले देखेंगे हम एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र। हम जानते हैं कि एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है। एस्किमो जनजाति रहती है उच्च अक्षांशों में। ठीक है बच्चों, उच्च अक्षांशों का अर्थ हम जानते हैं, यानी ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तरी भाग में रहती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वातावरण संबंधी परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही शीत है और कठोर है। और अब हम बात करते हैं इसके महाद्वीपीय विस्तार के बारे में। यह जनजाति 3 महाद्वीपों में निवास करती है। देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं वो। देखिए बच्चों, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है बच्चों, और ग्रीनलैंड भी किस में आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। उसी प्रकार ये स्कैंडिनेविया का क्षेत्र है और कुछ भाग रूस का है जो यूरोप महाद्वीप में आता है, और ये जो भाग है ये आता है एशिया में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो डार्क ब्लैक कलर की लाइनिंग्स है इसके साथ ही हमने एस्किमो का निवास क्षेत्र बता रखा है। तो ये भाग कौन सा कहलाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अलास्का क्षेत्र, ये है कनाडा का क्षेत्र, ये है ग्रीनलैंड का क्षेत्र, और ये है यूरोप महाद्वीप का स्कैंडिनेविया क्षेत्र, और ये क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र। यानी ये 3 महाद्वीपों में विस्तृत है और बहुत सारे विश्व के देशों में भी विस्तृत है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अंकित कर लेंगे। ये है कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और उत्तरी पूर्वी साइबेरिया का भाग। देखते हैं अगली जनजाति, और वो है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। ये देखिए बच्चों, ये रहा ये इसका क्षेत्र, और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बेचुआना लैंड। बेचुआना लैंड का जो विस्तार है वो है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। तो बच्चों हमने क्या देखा? ये है एस्किमो के निवास क्षेत्र और ये है बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पर। भारत के मानचित्र में भील व गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाइए। बहुत इजी है बच्चों। एक बार मानचित्र को हम जूम कर लेते हैं और सबसे पहले देखेंगे हम भील जनजाति के निवास क्षेत्र। जो भील जनजाति के निवास क्षेत्र है वो 3 पर्वत श्रृंखलाओं में विद्यमान है। कौन कौन सी है वो 3 पर्वत श्रृंखलाएं? देखिए बच्चों, ये जो उत्तरी भाग है ये आता है अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और जो मध्य भाग है वो आता है विंध्य पर्वत, या फिर हम इसे विंध्याचल भी बोल सकते हैं। और जो दक्षिणी भाग है वो आता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो ये इसका प्राकृतिक विभाजन है। कौन कौन सी है 3 पर्वत श्रेणियाँ? अरावली पर्वत श्रेणी जो किसका उत्तरी भाग बनाती है, मध्य में है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है बच्चों, ये तो था इसका प्राकृतिक विभाजन। अब हम बात करेंगे इसके राजनीतिक विभाजन की। राजनीतिक विभाजन में यह 4 राज्यों में विस्तृत है। देखते हैं बच्चों, जो इसका उत्तरी भाग है वो है राजस्थान राज्य के अंतर्गत। ठीक है, जो मध्यवर्ती भाग है इसके अंदर 2 राज्य हैं। जो पूर्वी भाग है वो है मध्य प्रदेश में, और जो पश्चिमी भाग है वो है गुजरात राज्य का। ठीक है बच्चों, उत्तर में राजस्थान यानी कि राजस्थान का भाग है, ये मध्य प्रदेश का भाग है और ये है गुजरात का भाग। उसी प्रकार जो दक्षिण का भाग है वो किसका हिस्सा है? महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। तो ये थी भील जनजाति का निवास क्षेत्र। अब हम बात करेंगे गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र की। बच्चों आप मेरे साथ साथ अपने जो भारत का रिक्त मानचित्र आप लेकर बैठे हैं उसके अंदर इसका अंकन करते रहेंगे। ये देखिए बच्चों, जो गौंड जनजाति है वो भी बहुत सारे राज्यों में विस्तृत है। तो देखते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। इनमें से पहला नाम आता है मध्य प्रदेश का। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। उसके बाद में आता है छत्तीसगढ़ राज्य।
उसके बाद में बात करेंगे हम झारखंड राज्य की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं संक्षिप्त नाम लिख रही हूँ, यानी ये मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आता है ओडिशा राज्य। ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है तेलंगाना का क्षेत्र, और ये भाग है, ये है महाराष्ट्र राज्य का भाग। तो कितने राज्य हो गए हैं? 6 राज्य हो गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इसके अलावा बच्चों पूर्वोत्तर में भी एक राज्य है, आसाम राज्य है, और यहाँ पर इसका विस्तार है। बच्चों ये आसाम राज्य यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इसका अंकन कर लेंगे। तो हमने क्या देखा कि गौंड जनजाति भारत के एक विशाल भाग पर विस्तृत है। इसके साथ ही बच्चों हमारे चैप्टर के जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपने मेरे साथ हल कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, अगले भाग में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।